इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा r इज इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 5। ओके, अब इसमें ये हमारे पास जो r है, ये r क्या डिनोट करता है? ये r डिनोट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये स्मॉल a क्या शो कर रहा था? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, b दूसरे वेव यानी एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, ठीक है, और फाई दिखा रहा था इन दोनों वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, जिससे हमें मिल रहा था यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जिसको हम r बोल रहे थे। अब हमने एक्सपेरिमेंटली क्या चीज ऑब्जर्व करा कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी से हमारा क्या मतलब है? पहले हमें इंटेंसिटी पता रहना चाहिए। तो इंटेंसिटी मतलब होता है बेसिकली, जैसे कि अगर हमारे पास एक यहाँ पर टॉर्च मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है, ठीक है, ऐसा कोई टॉर्च है। अब इस टॉर्च से हम क्या करेंगे, अगर लाइट को ऑन करेंगे तो मान लो हमारा स्क्रीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम इस टॉर्च को क्या करते हैं, इस स्क्रीन से दूर ले जाते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, क्या होगी? अगर हम इस टॉर्च को, कम। हाँ, कम होती जाएगी, यानी कि जितना ज्यादा हम दूर ले जाएंगे इस टॉर्च को, तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है कि लाइट जो है वो थोड़ा डीम होता है। डीम कहने का मतलब होता है कि उसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। अब ये जो ब्राइटनेस कम या ज्यादा हो रहा है, इसको हम लाइट को अगर उसकी स्ट्रेंथ के टर्म में बताना चाहें तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है अगर हम उस टॉर्च को स्क्रीन से दूर करेंगे। फिर से अगर हम स्क्रीन के पास लाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम दूर करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। अब हमने एक चीज ऑब्जर्व करा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा आई, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ना, यानी एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेटेड है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा कि अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यूज मिल रही थी। ओके, तो इस रिलेशन का हम यूज करके कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर समझो इसके आगे ये रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, तो वही इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कैसे फाइंड करा हमने, तो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व करा, जिससे हमने ये रिलेशन फाइंड करा था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये ए है, ये ए शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया था हमारे पास आर, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास आर आया था, तो इस ए की जगह हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो हमने आर की जगह जो ये वैल्यू रखा उसका स्क्वायर कर दी, तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 5 के। तो ध्यान रखना जरा, हमने यहाँ पर एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रखा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इस पूरे का रूट होगा, लेकिन अगर सिर्फ इंटेंसिटी आ गई तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस पूरी वैल्यू के, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद क्या मिलता है हमें, कोई कांस्टेंट मिलता है जिसको हमने के नाम दे दिया है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है, यानी इंटेंसिटी के इक्वल में जो ये वाला टर्म है, इसको हम मिनिमम या मैक्सिमम कब कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ये तो एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेसिकली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव। जैसे अगर हम यहाँ पर ये वेव बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हमने क्या करा,
ये वेव बनाया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलते थे हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये तो ए और बी तो फिक्स है ना। तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी को चेंज करने वाला टर्म कौन होगा, फेज डिफरेंस होगा, यानी फाई होगा। तो इसका मतलब फाई को हम कम ज्यादा करेंगे तो इंटेंसिटी को मैक्सिमम या मिनिमम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताओ फाई की हम क्या वैल्यू रखें जिससे हमें ये पूरी इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिले। तो ध्यान रखना, हम फाई की जगह यानी कॉस जो होता है वो किन किन वैल्यूज पे 1 आता है। तो कॉस जो हमारे पास है वो किन किन वैल्यूज पे 1 आता है। तो एक तो हमारे पास 0 है, कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है, याद होगा हमारे पास कॉस 0। यहाँ पर ये होता है हमारे पास 0, ये क्या होता है 90, और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे 180, और इसको बोलते हैं हम 270, और यही वाला जो होता है इसी को हम बोलते हैं 2 पाई। तो देखो 0, 90, ये 180, ये 270, और यही वाला 360। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन होती है ना हमारी कॉस वाली लाइन होती है। कॉस वाली लाइन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कॉस इधर आया है ना, इस लाइन पर आ रहा है, तो इधर कौन सी वैल्यू आएगी, कॉस 0 1 होगा, कॉस 2 पाई 1 होगा, कॉस 4 पाई 1 होगा, कॉस 6 पाई 1 होगा। क्योंकि जितने हमारे पास इवन वाले टर्म है ना, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब इसी पे ही आने वाला है, ठीक है। अगर हम 3 पाई बोलेंगे तो 3 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई इस ऑड वाले में आ जाएगा। तो इधर आएगा तो ये क्या कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इधर अगर रहेगा तो कॉस हमारा पॉजिटिव का 1 देता है, लेकिन इधर आता है तो क्या देता है, ये माइनस का 1 देता है। हमें पढ़ा ना कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का 1, कॉस पाई होता है -1। और जैसे कॉस 0 कह लो, कॉस 2 पाई कह लो, इन पे वैल्यू क्या देता है 1। तो बस इतना ध्यान रखो कि ये वाले लाइन पर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 1 देगा। तो यहाँ पे कितने हमारे पास एंगल है, तो इनफाइनाइट एंगल्स है हमारे पास जिसपे ये वैल्यू 1 देगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि फाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, तो 0 भी हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है। तो ये हमारे पास एक रेंज है। अब अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये इवन नंबर में आ रहे हैं 2 4 6 8। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये जो हमारे पास रिलेशन आया फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ये एक जनरल फॉर्म आ गई। मतलब हमें इतने सारे एंगल्स को बताने की जरूरत नहीं है, सीधे जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमेशा कॉस क्या देगा, कॉस देगा 1। अगर कॉस 1 देगा तो ये वाली वैल्यू तो 1 बन गई। अगर ये वाली वैल्यू 1 बन गई तो हमारे पास क्या आएगी इंटेंसिटी, तो देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू के, और ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab कॉस फाई तो 1 हो जाएगा ना ये वाले एंगल पे, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन सब पे। यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि cos 2n पाई पर जो हमारा cos वाला टर्म है cos 2n पाई क्या होगा, हमेशा 1 देगा। तो ये हमारे पास है। अब ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुम्हें, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर प्लस या b ये स्क्वायर। हाँ बोलो। कॉस फाई वाला 2n पाई जो निकाला ना, एक और बार समझा दो। ये वाला कैसा आया, ये देखो हमारे पास जो cos फाई है, cos फाई 1 किस किस एंगल पे हो सकता है, तो cos फाई 1, cos फाई जो है, फाई कौन से एंगल्स ले सकता है, तो फाई की जगह 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। cos 2 पाई रखो, 2 पाई मतलब 360, cos 2 पाई रखोगे तो भी यही वाली लाइन आएगी, तो भी cos 360 पे फिर से 1। cos 4 पाई, cos 6 पाई। तो हमने देखा कि जो इवन नंबर के टर्म आएंगे ना एंगल्स, जैसे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो ये सब पे वैल्यू क्या देगा, ये सब पे वैल्यू देगा 1। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 2 4 6 इनके लिए एक जनरल फॉर्म होता है, कौन सा, 2n। 2n मतलब n की जगह 1 रखो तो n इंटू में 2 कितना आ जाएगा 2 पाई। अब n की जगह 3 रखो, 3 इंटू में 2 कितना आएगा 6 पाई, ये आ गया। n की जगह 2 रखो, 2 इंटू में 2 4 पाई, ये आ जाएगा। कितनी भी रख लो यहाँ n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू जो हम ये नेचुरल नंबर में रखेंगे तो हमेशा वैल्यू हमें एंगल्स में ऐसी मिलेंगे, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये ऐसे एंगल्स हैं जिसपे कॉस हमेशा क्या रहता है, कॉस हमेशा 1 रहता है। तो हमने क्या बोला कि कॉस फाई, फाई जिसमें क्या होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए, तो कॉस 2n पाई पर हमेशा क्या देगा 1 देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू रख दी, कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखी हमने 1 रखी है, जो कि किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर cos फाई को 1 रखोगे तो ये वाला वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्योंकि cos फाई तो 1 हो चुका है इस वाले एंगल पर, तो यहाँ पे हमने रखा है। तो ये पूरा हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आया समझ यहाँ पे क्या चीज मैंने बताया।
cos फाई जो है, हम किस एंगल पे बात कर रहे हैं, हम ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस एंगल पर बनने वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, और वो एंगल्स कौन से हैं, सारे इवन वाले मल्टीपल्स होंगे, जैसे 2 4 6 8, और 2 4 6 8 का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n, और साथ में पाई लगा हुआ है तो 2n पाई बोल दिया हमने। ऑड नंबर का क्या होता है, तो याद होगा हम इवन नंबर के लिए 2n लगाते हैं, ऑड नंबर के लगाते हैं हम 2n माइनस का 1, ये चीज ध्यान रखना बस। ये होता है हमारे पास इवन के लिए, और ये होता है ऑड के लिए। अगर तुम n की जगह रखोगे ना 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इंटू में 2 2 आएगा, 2 रखोगे 2 इंटू में 2 4 आएगा, 3 रखो 3 इंटू में 2 6, ये इवन नंबर के लिए आते हैं ना, ये ऑड देगा तुम्हें हमेशा। n की जगह 1 रखो तो 1 इंटू में 2 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 2 रखो 2 इंटू में 2 4 4 माइनस 1 3 देगा। तो ऑड के लिए ये चीज यूज करते हैं और इवन के लिए यूज करते हैं, तो मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पे 2n पाई। ठीक है, आया समझ। हाँ भैया। अब देखो, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, तो ये आ गया i इज इक्वल टू में k और a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम वैल्यू है इंटेंसिटी, क्योंकि कॉस की हमने मैक्सिमम वैल्यू अभी पुट करी है, तो इसीलिए एक छोटा सा यहाँ पे लगा लेंगे हम मैक्स। ठीक है, आई मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हम पे, k इंटू ए प्लस का बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से मैं तुमसे पूछूंगा कि मिनिमम इंटेंसिटी मुझे बताओ, तो बता सकते हो कि एंगल क्या होगा जिससे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा, बताओ वो कौन सा एंगल होगा फाई का जिसपे कॉस मिनिमम एंगल दे, सोचो जरा, कॉस मिनिमम किस एंगल पे देता है, 90। 90। अब देखो ध्यान से, कॉस 90 पे कितना होता है, 0 होता है। क्या कॉस 0 से भी छोटी वाली दे सकता है, क्या नेगेटिव में दे सकता है, सोचो जरा, 90 पे तो 0 दे दिया, चलो इससे तो छोटी हो गई वैल्यू, लेकिन इससे भी छोटा हम जा सकते हैं क्या, कॉस 90 पे 0 हो गया है ना, अब 0 से छोटा ला सकते हैं क्या एंगल, तो अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे, यार देखो यहाँ पे कॉस पाई वो कितना होता है, -1, तो 0 से भी छोटा है हमारे पास, तो -1। हमने पढ़ा है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये चीज ध्यान रखना, साइन या कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 से भी छोटी वैल्यू होती है वो -1। तो वो किस एंगल पे होगा, तो अगर मैं इधर होता हूँ यानी इस लाइन पर रहता हूँ, तो कॉस हमेशा इस लाइन पर नेगेटिव का देता है, जैसे कॉस पाई आ गया -1, कॉस 3 पाई आ गया -1, कॉस 5 पाई आ गया -1, कॉस 7 पाई आ गया -1। तो जो भी हमारे पास ऑड में आएंगे, ऑड में कौन कौन से, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, है ना, 9 पाई, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अभी मैंने बताया ऑड के लिए क्या यूज करते हैं, हम ऑड के लिए यूज करते हैं 2n-1। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, फाई हमारा हो जाएगा, फाई हमारा हो जाएगा 2n-1 इंटू में पाई, समझ रहे हो। तो ये वाला हमें एंगल लेना होगा, और जहां पे कॉस क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा -1। अगर cos फाई हो गया -1 इन एंगल्स पे, समझ रहे, मैंने वहां पे जनरल वैल्यू लिख दी है, जैसे पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, उन सब की जगह हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो वहां पे cos क्या आ जाएगा, -1। अब -1 पुट करो जरा इसमें, अगर -1 पुट करेंगे cos फाई की जगह -1, तो -1 इंटू में 2ab क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू में k इंटू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 2ab -1, तो सीधे लिख दो यहाँ पे क्या, माइनस का 2ab, समझ रहे हो कैसे आया, यहाँ पे cos फाई की जगह -1 पुट करा, -1 इंटू में दिस टर्म, तो ये आ गया सीधे माइनस का 2ab। अब ये भी किसी का एक फॉर्मूला बन रहा है, बताओ किसका फॉर्मूला ये, कौन सा फॉर्मूला बन गया a ये, माइनस बी। a माइनस बी का। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिली हमें, I इज इक्वल टू के इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो इंटेंसिटी आई है ये मिनिमम आई है, क्यों, क्योंकि कॉस की वो मिनिमम वैल्यू थी -1, तो वहां पे तो यहाँ पे हमने मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो हमने यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाली है और जो हमने मिनिमम इंटेंसिटी निकाली है उसको बस डिवाइड कर देंगे, तो आई मैक्स को आई मिनिमम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम। ठीक है, तो आई मैक्स कितना आया, आई मैक्स आया हम पे के इंटू में ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, नीचे ये क्या आ जाएगा हम पे, के इंटू में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर।
K से K हो गया कैंसिल। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो हमें पता रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। तो आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम कितना होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन मिला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो यही हमने करा है। नो सर। ठीक है, तो ये आई मैक्स आ गया हमारे पास, और ये आई मिनिमम के लिए मैंने एंगल बता दिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड करा और आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा पहले क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और इसमें रिलेशंस बता देता हूँ मैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, फॉर दी टू कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा, अब एक वर्ड आया हमारे पास कोहेरेंट, तो मुझे पहले इसका मतलब बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। हुज एम्पलीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 9:1। सबसे पहले जो ये वर्ड आया हमारे पास कोहेरेंट, कोहेरेंट का क्या मतलब होता है ये समझ लो, ठीक है। ये हालांकि कोहेरेंट सोर्स में अभी थोड़ा आगे बताऊंगा डिटेल में, जब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा बताऊंगा तब। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, ये और फेस ये सेम रहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, जिनका फेस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, ये सब सेम अगर रहते हैं तो उन सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो देखो, इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास क्या है कि दो लाइट के सोर्स है, मतलब एक इधर टॉर्च है और एक और इधर भी टॉर्च है, ठीक है। अब दोनों से हमने लाइट को जलाया तो दोनों से लाइट निकलेंगे। अब दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फेस, है ना, दोनों अगर सेम होगा, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, है ना। अब ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कोहेरेंट सोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम, ये क्या चीज आ गई यहाँ पे हम, है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे आगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए भी इतना ध्यान रखो कि अगर हमारे पास कोई से भी दो या दो से अधिक लाइट के सोर्स हैं, उनको कोहेरेंट सोर्स कब बोलते हैं, जब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज डिफरेंस, उनकी वेवलेंथ सेम होते हैं, तो उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। अभी ऐसा कभी भी दो डिफरेंट लाइट के सोर्स है ना हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो मेरे घर में दो बल्ब है ना, एक इस दीवार पर है और एक उस दीवार पर है, दोनों की लाइट हमने अगर ऑन करी तो ऐसा बहुत ही कम चांस है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का वेवलेंथ, दोनों का फेज डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो हम कोहेरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं, तो हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं किसी एक सोर्स की हेल्प से, मतलब जैसे मैंने क्या करा, एक लैंप को जलाया, है ना, यहाँ पर मैंने एक लैंप को बनाया, अब इसी लैंप की लाइट को मैं दो सोर्स में बदल सकता हूँ, कैसे बदल सकते हैं, तो मान लो हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, गत्ता ले लिया, यहाँ पर एक ओपनिंग कर दी, यहाँ पे एक ओपनिंग कर दी, अब लाइट जो निकलेगी वो यहाँ से भी निकलेगी ऐसे, है ना, और लाइट जो यहाँ से भी निकलेगी। तो तुम ये जो कार्डबोर्ड में हमने क्या कराया है, दो यहाँ पे होल्स बनाए हैं, इन होल से जो लाइट आ रही है ये भी लाइट के सोर्स कहलाएंगे फिर, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से। तो ये जो लाइट के दो सोर्स हैं ये सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस वाले, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सोर्स एक है ना, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक है। तो अगर कॉमन सोर्स ऑफ लाइट होता है मेन, तो उन दोनों जो ये हमने बनाया है इनको हम बोलते हैं बेसिकली स्लिट्स वगैरह बोलते हैं। तो इनको हम जो सोर्स के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इन सोर्स से लाइट निकल रही जो है उनकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं, समझ आया, कुछ कुछ समझ आया होगा, या आया समझ कुछ जो मैंने हाँ बताया, भैया। ठीक है ना। हाँ, तो एक थोड़ा सा आगे बताऊंगा डिटेल में जब पढ़ेंगे हम यहाँ पे यंग्स पे। फिलहाल तो मैंने ये बताया कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट मतलब बस इतना ध्यान रखना, सेम फेज डिफरेंस हो और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ ये रहते हैं तो उनको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का हमें रेशियो बताना है फॉर द टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज एम्पलीट्यूड आर इन द रेशियो, जिसका एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है। एम्पलीट्यूड का रेशियो मतलब ए रेशियो बी हमें गिवन है, वो कितना है, वो है 9/1, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे सर, करेंगे, हाँ बोलो। जैसे हमने दो सेम बल्ब लिए तो वो ऐसे नहीं रिएक्ट कर सकते। नहीं, वो कैसे क्यों नहीं करेंगे, देखो समझना इस चीज को।
जो ये बल्ब लगाया हमने और जो ये बल्ब लगाया हमने, है ना, अब इसमें इसका रजिस्टर, जो इसमें फिलामेंट वगैरह है, जो वायर वगैरह है ना, जो हमने इसमें यूज करा है और जो हमने इसमें यूज, क्या इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा? क्या इसके फिलामेंट की जो मटेरियल है, इसका मटेरियल बिल्कुल टिक तो सेम होगा? मटेरियल का नेचर सेम है क्या? हम श्योर नहीं है पक्का। यहाँ पर जो इसमें रेजिस्टेंस है, जो इसका रेजिस्टेंस हो बिल्कुल सेम हो, यानी अगर इसका रेजिस्टेंस अलग हुआ, इसका रेजिस्टेंस अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके मान लो रेजिस्टेंस अलग होने का मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस अलग है इसके, तो जो लाइट आ रही है उसका जो वेव फॉर्म आएगा वो अलग हो सकता है, इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो, दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम हो सकता है कि ये मान लो पहले ही चल चुका होगा, ये बाद में चला होगा, इसका एम्पलीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कई ऐसे रीजंस होते हैं कि जो हमारा डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है उनकी उनके फेज डिफरेंस सेम ना हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, तो इसीलिए हम 99.9% को हम क्या बोलते हैं कि कभी भी मैक्सिमम टाइम कि वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। इसीलिए कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम सिंगल लाइट का, सिंगल कलर की लाइट का यूज करते हैं। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ेंगे यंग्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम कभी दो डिफरेंट सोर्स से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि एक लाइट दूसरी लाइट को कैंसिल करती है तो डार्कनेस भी बनता है। हम अपने घरों में अगर मान लो हमने 4 लाइट लगा रखी, 4 बल्ब लगा रखे है ना, अब चारों बल्ब को एक साथ ऑन कर दो, तो चारों के चारों बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो एक दूसरे को कट भी तो करती है, लेकिन हमें डार्कनेस दिखाई देता है क्या? कभी नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है। अगर वो कोहेरेंट सोर्स होते, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ अगर होती उनकी, तो पक्का हमें ऐसा दिखाई देता है कि ब्राइटनेस भी है डार्कनेस भी है। अभी ऐसा हो भी सकता है क्या? तो ये चीज मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि हाँ ऐसा सच में होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये ए और बी था, तो ए और बी का रेशियो हमें गिवन है कितना, 9:1। अब हमें क्या निकालना, हमें तो फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या था हम पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें ए और बी का रेशियो गिवन है, तो ऐसा कर सकते हैं, बी को उठा के इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 9b। तो जहां पर a रखा है वहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 9b पुट कर सकते हैं, तो रख दो इसके अंदर। तो ये a की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पर 9b प्लस का b का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 9b माइनस का b का होल स्क्वायर। ओके, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10, तो ये आ जाएगा ऊपर 10b का होल स्क्वायर, नीचे क्या है हम पे 9b माइनस में b, तो ये आ जाएगा हम पे 8b का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और इनटू में b का स्क्वायर, नीचे में 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, नीचे b का स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 64 इसको काट लेते हैं, कट रहा है, तो ये हमारे पास 2 3 है, 2 2 4 और 2 5 10 0 और 25, तो ये आ गया 25:16, यानी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना है 25/16, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है, ये देखो 25/16। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? प्रीति, मानसी? नहीं भैया। नहीं, सिवा आर्यन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, कौन सा फॉर्मूला? अच्छा भैया, हाँ वो बोलो। क्या कहते हैं 9 तारीख से मेरा वापस से पेपर है। 9 तारीख से वापस से? अच्छा अच्छा, फिजिक्स का पेपर है पहला। फिजिक्स 9 को ही फिजिक्स का है? हम्म। ओके ओके, चलो ठीक है, तैयारी करो फिर तो लग के भी। और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा कल तुम्हें, मतलब ग्रुप पे, तो वो क्वेश्चंस वगैरह भी तुम्हें करने हैं, फिर उसका भी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। उसमें से प्रीवियस ईयर और जो ठीक। पेपर में आते हैं टाइप के वो सारे क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे। ओके, ठीक है। तो हम भी अब क्योंकि टेस्ट वगैरह स्टार्ट करने पड़ेंगे, अब टाइम आ गया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट हो गए तो क्लियर हो जाएगा। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ लिया अभी, कौन सा, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम, वो क्या आया था, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी का
होल स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अब दूसरा फॉर्मूला ध्यान दो जरा यहाँ पे, वो क्या है? दूसरा फॉर्मूला जो है वो है इंटेंसिटी का विड्थ ऑफ द स्लिट के साथ रिलेशन। विड्थ ऑफ द स्लिट क्या है यहाँ पे? तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो। हमारे पास मान लो ये एक कोई लाइट का सोर्स है ना, फिर से मैं कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा हूँ, यानी एक सिंगल लाइट का सोर्स है जिसको हमने एस नाम दे दिया है, और यहाँ पर हमने लगाया है एक कार्डबोर्ड, है ना, ये कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में हमने दो होल्स कर दिए, एक इधर करा है और एक इधर करा है। अब जो ये दो हमने होल करे हैं, इस होल से भी लाइट निकलेगी बाहर, है ना। लाइट जो निकलेगी बाहर, यहाँ पर हम उस पर फोकस करते हैं, यहाँ से भी लाइट निकलेगी बाहर, है ना, इस पे ही फोकस करते हैं। आप देखो ध्यान से, जो हमने देखा कि ऑब्जर्व करा कि जो यहाँ पर लाइट, ये जो हमने छोटा सा होल करा है, तो उसमें लाइट की इंटेंसिटी कुछ है। अगर इस होल का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। ये सोर्स हमारा यहीं बैठा हुआ है, स्क्रीन भी यहीं बैठा हुआ है, बट हमने क्या करा, इसकी विड्थ को हमने बढ़ा दिया। पहले विड्थ थोड़ा था, अब विड्थ हमने ज्यादा कर दिया, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? बताओ। कम हो जाए। देखो, अगर मान लो पहले हमारे घरों में एक छोटा सा होल कर दिया, उस होल से लाइट आ रही है, फिर इस होल को बड़ा करके हमने मान लो खिड़की खोल दिया, है ना, तो लाइट ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पर उसकी ओपनिंग जो विड्थ है वो बढ़ गई, है ना। क्योंकि अगर हम इस होल को अगर बड़ा करते हैं तो उससे लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो गई। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये जो होल था, तो इससे अभी लाइट की लाइंस की फॉर्म में समझो कि लाइट की लाइनें कितनी आ रही, 3 आ रही हैं। अगर ये हमने इस होल को अगर बड़ा करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, मान लो अब यहाँ पे 100 लाइन्स आ सकती हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक हमें डायरेक्ट रिलेशन मिलता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा रिलेशन हमें मिलता है, विड्थ ऑफ स्लिट। जो ये हमने गैप बोले हैं ना, इन गैप को बोला जाता है, ये ओपनिंग को बोला जाता है स्लिट्स। ओके, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, मैंने मैक्सिमम या मिनिमम नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ इंटेंसिटी मैंने बोला है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, ये चीज है। तो जो हमारा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ द स्लिट के, और स्लिट की विड्थ को हम यहाँ पे किससे शो करें, W से। अब मान लो हमने दो यहाँ पे ओपनिंग्स करी हैं, तो इस ओपनिंग की विड्थ है हमारे पास क्या, W1, तो इसको मैं W1 नाम दे सकता हूँ। दूसरे के लिए क्या, यहाँ अगर W1 विड्थ है तो उसकी इंटेंसिटी में I1 मान लेता हूँ। दूसरा जो स्लिट है उसकी विड्थ हमारे पास मान लेते हैं W2 है ना। विड्थ अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो अगर एक जनरल केस लेते हैं तो ये हमारे पास W1 विड्थ है तो इसकी W2 मान लेते हैं। तो अगर W2 विड्थ है तो उसकी इंटेंसिटी भी अलग होगी, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, ये लिख दिया हमने। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको हटाया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें I1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ W1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, I2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ W2। तो वही से k से k को काट दिया हमने, तो हमें एक रिलेशन और मिला यहाँ पर, क्या, दूसरा फॉर्मूला, कि I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू होता है W1 अपॉन में W2 के। ओके, क्या बोला हमने, I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन में W2। ओके, जिसमें W क्या शो कर रहा है, विड्थ ऑफ द स्लिट। तो दूसरा रिलेशन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर एक और रिलेशन मैं तुम्हें बताता हूँ इसी के साथ ऐड करके। क्या, हमने अभी स्टार्टिंग में एक रिलेशन पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। पहले वेव का एम्पलीट्यूड क्या ले रहे थे, ए स्क्वायर ले रहे थे। दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड क्या ले रहे थे, बी ले रहे थे। तो पहले के लिए मैं यूज करूंगा I1 इंटेंसिटी, दूसरे के लिए I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये बी स्क्वायर के। समझ रहे हो, यहाँ पे ए क्या है, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड। तो इसको भी तो सॉल्व करा जा सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं, मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, ध्यान रखना। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम वाला रेशियो है, ये सिर्फ नॉर्मल इंटेंसिटी का रेशियो है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, एक और रिलेशन मिलेगा हमें। तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा लो तो वही हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर I2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। ओके, k से k को काट दो
तो यहाँ मिल जाएगा हमें I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज है। तो देखो ध्यान से, I1 अपॉन आई2 किसके इक्वल था, W अपॉन W2 के। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, I1 अपॉन आई2 किसके इक्वल है, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो इसका मतलब तीनों ही आपस में इक्वल हो गए। तीनों आपस में इक्वल है तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू यहाँ पर A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू W1 अपॉन में W2। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया और ये रिलेशन निकाला। इस रिलेशन से देखो क्या होगा, कई बार कि वो तुम्हें इंटेंसिटी दे देगा, एम्पलीट्यूड का रिलेशन पूछ सकता है। वो तुम्हें एम्पलीट्यूड दे देगा, विड्थ का पूछ सकता है, या विड्थ दे देगा इंटेंसिटी का, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से आपस में से। तो ये तुम्हें रिलेशन पता रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आए। यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू W1 अपॉन में W2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये विड्थ वाला समझ आ गया, ये एम्पलीट्यूड का भी समझ आ गया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है। ओके, अच्छा, अब ये हम सब निकाल चुके हैं इसमें, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओगे तुम सब करके। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा कॉपी में एक बार। इफ रेशियो ऑफ width of the two slits are 49:64, then find the ratio of the intensities। हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ध्यान रखना, मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी नहीं बोला उसने, सिर्फ क्या बोला है, इंटेंसिटी का रेशियो निकालो। तो मतलब I1 अपॉन I2 निकालना है हमें। ओके, एंड रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। ओके, तो इसको जरा ट्राई करो कैसे करेंगे। बताओ क्या आ रहा है, इंटेंसिटी का रेशियो और एम्पलीट्यूड का रेशियो। बहुत इजी है, आसान है। तो 7/8 क्या चीज आ रहा है, इंटेंसिटी का रेशियो कि एम्पलीट्यूड का रेशियो। एम्पलीट्यूड। और बाकियों का आया क्या आंसर। सेवन बाय एट। किसका, इंटेंसिटी का रेशियो कि एम्पलीट्यूड का रेशियो। एम्पलीट्यूड। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स आर 49/64। इसने क्या बोला है, रेशियो ऑफ विड्थ। रेशियो ऑफ विड्थ मतलब W1 अपॉन W2 कितना दे रखा है हमें, दे रखा है 49/64। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। तो इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो विड्थ के साथ क्या रिलेशन था, तो हमने भी पढ़ा था कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था W1 अपॉन W2 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को उठाता हूँ। अब क्योंकि W1 अपॉन W2 हमारा 49/64 है, तो इंटेंसिटी का रेशियो तो यही आएगा। ठीक है, यानी I1 अपॉन I2 तो मैं यहीं से मिल गया डायरेक्टली, वो क्या है, वो है 49/64। तो इंटेंसिटी का रेशियो ये आ गया। अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का रेशियो भी हमें मालूम ही है, क्या था, I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितना है 49/64, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 49/64, और इधर क्या है A अपॉन बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख दूँ सीधे मैं यहाँ पे, तो ये आ गया होल स्क्वायर। स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाएगा अंडर रूट। तो A बाई बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 49/64।
49 को हम बोल सकते हैं 7 और 64 को बोल सकते हैं हम 8, तो 7/8 ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया? तो इंटेंसिटी का रेशियो है 49/64 और एम्पलीट्यूड का रेशियो है 7/8। अब यहीं से क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता था कि ऑल्सो फाइंड दी रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। तो कैसे निकालते? तो सिंपल है, अगर तुमने A बाई बी फाइंड कर लिया है ना, कितना है 7/8, तो तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो ध्यान दो जरा, वही अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम, क्या था वो, A प्लस में B का होल स्क्वायर और यहाँ पर A माइनस में B का होल स्क्वायर। तो क्योंकि रेशियो पता है A बाई बी इज इक्वल टू 7/8, तो यहाँ पे चाहो तो B को इधर भेज दो और A इज इक्वल टू 7/8 इसके अंदर पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो ये तुम कर सकते हो इजीली। ओके, तो इसमें कुछ भी इसमें फाइंड कर सकते थे। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ। एक और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो इसमें ना थोड़े से ये छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, तो इनको एक ही जगह पर पेज पे वो लिख भी लेना, मतलब इसी में ही चैप्टर में लास्ट में थोड़ा लिख लेना, तो याद रहे, ठीक है? क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का, क्या आया था वो? तो वो आया था हमारे पास आर इज इक्वल टू में के टाइम्स ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos फाइव। ध्यान है, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला था हमने। के कैसा आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके आया था, ठीक है? अब यहाँ पे ना के को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं 1, ठीक है? अगर नहीं मानना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम के इज इक्वल टू 1 मान के कर रहे हैं। तो के इज इक्वल टू अगर 1 माना हमने, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos फाइव, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये रूट को उठा करके हम उधर ले जाते हैं, इस आर पे ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos फाइव, ये आ जाएगा। अब ध्यान दोगे, हमने एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है रिलेशन हमने? तो अगर इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव की बात करें तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर के, और I2 क्या था? सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, b का स्क्वायर, ठीक है? याद है? और जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसके लिए मैं आई आर यूज करूंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर के, ठीक है? आर स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आए, और कांस्टेंट को मैंने भी सिंपलिसिटी के लिए क्या माना है, 1 माना है, तो सिंपली मैं इतना लिख दूं क्या यहाँ पर, चाहो तो तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रख करके बाद में काट सकते हो, बट सिंपल बनाने के लिए मैंने यही कर दिया है कि मैंने के को 1 ले लिया हर जगह पे। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, I2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर, और आई आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है ये एम्पलीट्यूड के टर्म में, क्या इसको इंटेंसिटी के टर्म में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, इस स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो इस पे रूट आ गया ऐसे, ठीक है? ये स्क्वायर को यहाँ से हटा लेते हैं, इसका स्क्वायर इधर ला दो तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है? ये स्क्वायर हटा दिया, इसका स्क्वायर इधर ले आएंगे तो इस पे रूट आ गया। तो कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, बस इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमें सिंपल से एक रिलेशन मिल जाता है। क्या? आर स्क्वायर की जगह क्या रखूं बताओ, आर स्क्वायर यानी एक सेकेंड, हाँ, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, सीधे आई आर रख देते हैं, तो ये आर स्क्वायर जगह मैं यहाँ पे रखूंगा आई आर, समझ रहे हो? इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, ए स्क्वायर की जगह रखेंगे हम I1, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे I1, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, बी स्क्वायर की जगह रख देंगे हम यहाँ पे I2, तो ये हमारे पास I2, प्लस में 2a, a की वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना ये ए स्क्वायर की वैल्यू रख रहे थे, अब a की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, तो a हमारे पास क्या है, a ये रहा है ना, स्क्वायर को इधर भेजा, तो a इज इक्वल टू रूट में I1, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखोगे, रूट के अंदर I1, b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह लिखेंगे हम रूट के अंदर I2, तो यह आ जाएगा रूट के अंदर I2,
और cos phi as it is। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमें इंटेंसिटी गिवन है वेव्स की, है ना, अब की बार एम्पलीट्यूड नहीं गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, कि अगर हमें मान लो कोई भी दो वेव है और दो वेव की इंटेंसिटी गिवन है, उनका फेज डिफरेंस पता है, तो हम रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, तो यहाँ पर आई आर इज इक्वल टू क्या है? आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन रूट के अंदर आई वन रूट के अंदर आई टू कॉस फाइव। ओके, तो ये भी एक रिलेशन होता है हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, आया है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को भी? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी इसमें? नहीं भैया। ठीक है, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको करते हैं। ये वाला कैसे होगा तो जरा इसको समझो। इफ द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज आई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? If the intensity of first wave is I and intensity of second wave is 4I, इसने क्या बोल दिया कि पहले वेव की जो इंटेंसिटी है वो I है, मतलब I1 इज इक्वल टू हमने I मान लिया है, एंड दी सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 हमारे पास कितना है? I2 हमने मान लिया यहाँ पे 4I। ठीक है, ये माना है। एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 60 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फाई भी दे रखा है इसमें 60 डिग्री का। देन द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी बताओ रिजल्टेंट वेव की क्या आएगी, तो फाइंड करो और बताओ जरा क्या आ रही है आंसर। इजी सा है, सिंपल है, बताओ फाइंड करके कि हमारे पास रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? I1 I2 रूट में I1 रूट I2 फाइव, इनकी वैल्यूज पुट करनी है बस हमें। नाइन आई। 9 आ रहा है, बाकियों का आया किसी और का? अच्छा, कल क्लास कितने बजे रखोगे? 7 बजे 8 बजे? 8 बजे ही रख लो भैया, 8 या बजे 7 बजे ही रख लो भैया। 7 बजे रख दूँ? ठीक है, 7 बजे रख लो। ठीक है, 7 बजे रखते। आया बाकियों का आंसर आया? देखो सिंपल है, हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो I1 कितना? I1 हमारा I है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया I। I2 हमारा कितना? I2 हमारा 4I है, तो ये हो जाएगा 4I प्लस में 2 अंडर रूट के अंदर I1 इज I, एंड I2 कितना हमारे पास? 4I।
ओके। और cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? cos 60 हमारा कितना होता है? 1/2। समझ रहे? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। 4i प्लस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5i लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा 5i प्लस में 2। अब ध्यान देना यहाँ पे, समझना, ये 2 अंडर रूट में i, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा? ये आएगा 2, और यहाँ पर रूट के अंदर i। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। तो ये 2 से 2 को मैंने काट दिया। यहाँ पर रूट का i मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट का i मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये रूट i का स्क्वायर, यानी कि i ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5i प्लस 2, रूट i कितना बनेगा? i। तो 5i प्लस 2i कितना हो जाएगा हम पे? 7i। ठीक है। तो हमने i2 की वैल्यू निकाली, सॉरी ir की वैल्यू निकाली, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई हम पे? वो आई है 7i। ओके। तो ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 7i। क्लियर है? तो इजी था क्वेश्चन, सिंपल है। तो वही उसी से हमने निकाला। ये हमारे पास 7 है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, उससे आ जाएगा। ठीक है, ये लंबा चौड़ा मेथड मत करना। ओके। तो इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल फिर जाकर के आगे हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हम भैया हाँ बोलो। 9 तारीख से पहले पहले वो हो जाएगा क्या भाई? चैप्टर सारे? 9 दिसंबर। हाँ अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद वो हो जाएगा ड्यूल नेचर। छोटे चैप्टर है हमारे पास, मतलब सारे तो नहीं, लेकिन हाँ अभी क्योंकि ड्यूल भी है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा कराना है। अगर ऐसे थोड़ा भगा भगा करें फिर तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब थोड़ा वैसे बताऊंगा। दिसंबर तक तो लगेगा थोड़ा, या उस थोड़ा पहले मतलब हो जाएगा। टॉपिक में क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा से बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस करना उसमें है ना, जो डाउट आए तो पूछ लेना। लेकिन ये है कि दिसंबर तो लग जाएगा भैया, लगभग। डाउट डाउट में दिक्कत नहीं है, वो बात यह है कि उसमें क्वेश्चन लगाने में दिक्कत रहती है। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे टॉपिक वगैरह पढ़ लेते हैं हाँ और हाँ। सब हो जाता है, लेकिन लास्ट में फिर वो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आती है, अच्छा। और कौन से क्वेश्चन करने हैं वो नहीं समझ आता। ओके ओके। क्योंकि जैसे अगर पेपर में जैसे क्या कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख के चले जाओ, हाँ हाँ। लेकिन फिर वहां सॉल्व करना वो सॉल्व ही नहीं होते। अच्छा, मतलब हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए, ये कह रहे हो ना तुम? तो तुम्हें हाँ मतलब ड्यूल नेचर, न्यूक्लियाई, इन सब के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है कि पीछे वाले चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है? क्योंकि पीछे जो हमने कवर कर रखा, जहाँ तक जैसे वेव तक हमने अभी कर लिया, तो वेव हो जाएगा यहाँ। तो इस यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स में तुम्हें दे सकता हूँ जो पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तुम्हें अभी क्वेश्चंस भी दूंगा। और उनमें से जो जैसे डाउट आएगा तो बता भी दूंगा इसमें, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ क्योंकि ठीक। देखो जो हमारे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो ऑलमोस्ट हमने सारे जैसे कवर कर ही लिए हैं। वहां से तुम्हारे बड़े क्वेश्चन भी बने, जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर थे, रे ऑप्टिक्स है, यहाँ से वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इन सबसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। हमने वो सब कवर कर ही लिया है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा चांसेस होते हैं वहां से देने के। ड्यूल में मेरे कैसे? को मेन दिक्कत वो न्यूमेरिकल्स और वो डेरिवेशन है ना, हम्म। उस वाले पोर्शन में ही होता है। थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू वगैरह भी कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा। हाँ चलो ठीक है, मैं कोई क्वेश्चंस वगैरह थोड़े दूंगा ना अभी, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा इसमें। ओके। ठीक। चलो तो इसको फिर यहीं तक ही रखते हैं, है ना? और फिर कल क्लास है ना, 7 बजे से ही। ओके।